गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा टॉपिक है मोमेंटम, यानी कि हम स्टडी करेंगे मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम होता क्या है? यदि हम मोमेंटम को देखें तो मोमेंटम क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नॉन एज मोमेंटम। जो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम। इट इज़ डिनोटेड बाई पी, यानी कि जो मोमेंटम है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? पी से। और पी इजकल टू क्या होता है? एम वी। पी इजकल टू एम वी। और इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यानी कि जो मास है, मास की क्या हुई? किलोग्राम। और जो वेलोसिटी है इसकी हुई मीटर पर सेकंड। तो जो मोमेंटम हुआ इसकी क्या बन गई? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्लियर है? तो मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का, उसे हम क्या बोलेंगे? मोमेंटम। अब बात करते हैं अपने लॉ पर, और अब आते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि द एक्सटर्नल फोर्स applied on a body is directly proportional to the rate of change of momentum। यानी जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी भी बॉडी पर वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है? अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। सपोज कीजिए कोई एक बॉडी है जिसका मास क्या है? m है। वो मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी u से। वो क्या कर रही है? इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रही है। और उस पर क्या किया जाता है? एक एक्सटर्नल फोर्स F, एक एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रहे हैं उस पर? F अप्लाई कर रहे हैं बॉडी पर फॉर द टाइम टी टाइम के लिए, जिससे कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है? v हो जाती है। यदि हम इसका इनिशियल मोमेंटम फाइंड आउट करें तो इनिशियल मोमेंटम जो P1 आएगा, P1 की वैल्यू क्या होगी? P1 की वैल्यू होगी m इंटू यू। और जो फाइनल वैल्यू मोमेंटम आएगा, अब फाइनल वेलोसिटी v हो गई है तो ये कितना हुआ? m इंटू वी। अब जो चेंज हुआ, चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में कितना चेंज हुआ? ये हुआ P2 माइनस P1। डेल्टा P क्या आएगा? P2 माइनस P1। इसकी वैल्यू रख देंगे तो डेल्टा P की वैल्यू क्या आई? डेल्टा P की वैल्यू आई mv माइनस mu। m कॉमन ले लेंगे, v माइनस u। अब यदि सेकंड लॉ से देखें तो सेकंड लॉ से क्या होगा? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी के। तो जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट यहाँ ऐड करते हैं, वो हो जाता है k। तो f इजकल टू के डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। अब क्या करेंगे? इसके वैल्यू रख देंगे कि डेल्टा P की वैल्यू क्या है? m v माइनस यू। और टाइम कितना है? t। और यहाँ k की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो ये हो जाएगा आपका f इजकल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। अब ये जो v माइनस यू अपॉन टी है, यदि आपको फर्स्ट लेसन में कुछ याद आ रहा हो तो ये मैंने बताया था आपको एक्सेलरेशन। तो ये सारा क्या बन जाएगा आपका? एक्सेलरेशन बन जाएगा v माइनस अपॉन टी, एक इक्वल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा f इजकल टू एम इंटू ए। और जो फोर्स होता है उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन होती है, क्योंकि इसको सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया था? सर आइजैक न्यूटन ने। तो उन्हीं के नाम पर इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के।
कि एग्जाम्पल्स कहाँ क्या हैं, कहाँ इसका यूज होता है। तो यदि हम एग्जाम्पल्स देखें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के, तो जो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो जो बॉलर होते हैं जब बॉल को कैच करते हैं तो क्या करते हैं, अपने हैंड को थोड़ा सा पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराते हैं। क्यों? कि यदि वो अपना बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कराएंगे तो जो बॉल आ रही है जब वो स्टॉप करेंगे तो उसकी वेलोसिटी होती है बॉल में, जब उन्होंने स्टॉप की तो वेलोसिटी 0 हो गई। अब जैसे ही वो यदि सडनली उसको स्टॉप कर दें तो बहुत कम टाइम मिला उसको स्टॉप होने में, यानी टी की वैल्यू कम होगी। अब टी की वैल्यू कम होगी तो जो फोर्स अप्लाई हो रहा था, जो फोर्स उन पर अप्लाई हो रहा था हैंड पर, वो ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने देखा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब टी की वैल्यू कम है, फोर्स ज़्यादा लगेगा, इसलिए जो क्या करेगी, हर्ट ज़्यादा करेगी, यानी कि जो चोट लगने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। जब वो बैकवर्ड वो कर लेगा तो वेलोसिटी जो 0 ही, यानी जो चेंज हुआ मोमेंटम में, उसका जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो टाइम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही जब आप फॉल होते हैं किसी फ्लोर पर और आप फॉल हो सैंड में, तो फ्लोर पर ज़्यादा आपको चोट लगती है और जो सैंड होता है उस पर आप कम चोट लगती है। उसका रीज़न भी क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही है। कि फ्लोर पे गिरते हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट है सैंड का वो कम होता है या होता ही नहीं है, यानी वेलोसिटी 0 जल्दी हो जाती है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तो फोर्स इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि जो हर्ट है आप वो ज़्यादा होते हैं। सैंड पे गिरते हैं तो चूँकि जो सैंड है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होने में, मोमेंटम में टाइम ज़्यादा लेता है, तो फोर्स कम लगता है, आपको चोट कम लगती है। ऐसे ही आपने लॉन्ग जंपर और हाई जंपर देखे होंगे, स्पेशली हाई जंपर या तो क्या होते हैं वे, वहाँ क्या रखा जाता है कुशंस के, या तो मिट्टी को भुरभुरा कर दिया जाता है या तक जो है आपका फोम के गद्दे रख दिए जाते हैं, फोम के कुशन। तो क्या होता है उससे, उससे जो डिस्प्ले जो मोमेंटम है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और फोर्स कम लगता है तो उनको चोट नहीं लगती है। क्लियर है? तो ये हमारा पूरा एक टॉपिक था आज का, एक तरह से मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ पर। क्लियर हुआ सभी को? आज के लिए इतना ही देंगे। थैंक यू।